Hey guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. This is Surbhi Bhatia and I bring to you another interesting session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं the weekly legal updates. एंड ऑल्सो इस हफ्ते कुछ ऐसा करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हुआ जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ऑल्सो जो भी जजमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो आईबीपीएस एसओ हो, चाहे हमारा एलएलएम एलेट का एग्जाम हो, इन सारे जजमेंट्स के अराउंड ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे वो है मुनज़िर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी देखा होगा, जिसका एक छोटा सा रेलेवेंट पॉइंट ये है कि अगर एक गैदरिंग हो रही है इन प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी रिलीजियस अफेयर के लिए तो वो गलत नहीं है, तो उसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। देन यहाँ पे चिंतादरा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट केस बनेगा क्योंकि एक बहुत ही हल्की सी कंट्रोवर्सी उठी कि अगर कोई एक इंसान अगर अब हिंदू, बुद्धिस्ट या सिख नहीं है तो क्या अब वो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी खो देंगे। एंड लास्टली गुजरात बनने वाला है सेकेंड स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रपोज कर दिया गया है, लेजिस्लेचर में आराम से 7-8 घंटे का डिबेट हो चुका है वहां पे और अब इट इज जस्ट अबाउट टू पास। चलिए फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मुनज़िर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ एग्जैक्टली अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो केस ये है कि रमजान का जो हमारा मंथ रहता है, ठीक है, इस मंथ में एक पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे समवट अराउंड 100 पीपल गैदर्ड, समवट 100 पीपल यहाँ पर गैदर हुए नमाज अदा करने के लिए। और जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस चीज की वजह से एक थोड़ा मना किया कि नहीं नहीं इतने सारे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो ये तो गलत है एंड क्या कहते हैं रिलीजियस गैदरिंग्स अगर इस तरीके से होंगी तो ये पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है, तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हों, सिर्फ 20 लोग तक इकट्ठे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक लिमिट लगा दी ऑफ 20 पीपल, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमारा एपेलेंट है, जो हमारे मुनज़िर है, ठीक है, ये पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट और उन्होंने ये बोला कि क्या स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो एक लिमिट लगा सकते हैं कि कितने लोग रिलीजियस अफेयर के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक आर्टिकल 25 है। ये आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन के पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब किस तरीके से वो बिलीव करते हैं, फ्रीडम टू प्रोफेस, किस तरीके से आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स को, मतलब फॉलो कर रहे हैं अपने रिलीजन के एस्पेक्ट्स को और प्रोपोगेट कर रहे हैं रिलीजन को। यहाँ पर एक पर्सन के पास ये कंप्लीट फ्रीडम है, पर दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब अगर आप किसी की भी मोरालिटी, कहीं भी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, पब्लिक ऑर्डर पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोलते हैं क्योंकि हम हैं एक सेक्युलर नेशन। तो सवाल यहाँ ये उठा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ सवाल उठाए। पहला सवाल कि क्या यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड्स पे ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जस्टिफाइड हैं। एक पॉसिबिलिटी, सिर्फ ऐसा सोचना कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए तो शायद यहाँ पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है, सिर्फ इस शायद वाली पॉसिबिलिटी पे क्या उस पूरी रिलीजियस एस्पेक्ट को सस्पेंड कर देना, साइमल्टेनियसली एक नंबर की लिमिट लगा देना, क्या वो एक्चुअली आर्टिकल 25 के विद इन एम्बिट के अंदर आता है। देन न्यूमेरिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं क्या उन लोगों पे जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। देन क्या नमाज अगर एक नॉन मॉस्क स्ट्रक्चर पर हो रही है तो क्या राइट टू वर्शिप इंपैक्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर स्टेट का ये भी बोलना था कि जब ऑलरेडी मस्जिद है तो यहाँ कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इतने सारे लोगों को बुला के क्यों नमाज अदा कर रहे हैं, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है और पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है। तो कोर्ट ने यहाँ यही बात पूछी कि क्या यहाँ पे नमाज अगर नॉन मॉस्क स्ट्रक्चर पे
एक इंसान अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अदा कर रहा है, तो क्या यहाँ पर राइट टू वर्शिप इम्पैक्ट हो रहा है? एंड लास्टली आर्टिकल 25 का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो कितना बड़ा है? तो इन सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे मुनज़्ज़र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट से सवाल पूछे और अल्टीमेटली रूल किया इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 25 कि स्टेट बस ये सोच के कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसके बेसिस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, क्योंकि स्टेट का तो काम ही है, स्टेट का यहाँ पर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो लोगों को प्रमोट करे फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, राइट? तो यहाँ क्लियरली बोला गया कि कोई रैंडम न्यूमेरिकल लिमिट्स नहीं लग सकते हैं, प्रॉपर रीजन होना चाहिए उस लिमिट को लगाने का, जैसे कोविड के वक्त पे एक रीजन था। एंड यहाँ पे अगर ये सोचा जा रहा है कि नमाज अदा करने की वजह से हो रहा है, तो कोर्ट ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया कि जगराता भी तो होता है, जागरण में भी तो लोग 100 लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं, तो वहां तो कोई पब्लिक ऑर्डर का पॉइंट नहीं आता, तो यहाँ नमाज के वक्त ऐसा कुछ हुआ तो ये चीज कंप्लीटली गलत है। आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन और 25 का भी वॉयलेशन है, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज जो प्राइवेट प्रीमाइसेस में होती हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के अंडर है, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं हो रहा है, और स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना अगर जेन्युइन थ्रेट है तो। अगर कहीं ऐसा कुछ लगता है कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, कई बार कुछ ऐसा होता है कि रिलीजियस प्रोसेशंस, जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि समथिंग जो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर दे, कुछ राइट्स वगैरह हो सकते हैं, तब डेफिनेटली स्टेट एक्शन ले सकती है, बट इंपॉर्टेंट है जेन्युइन थ्रेट। एंड देन आर्टिकल 25 इज डेफिनेटली सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इसको हम बिल्कुल यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी बोल दिया कि इस पूरे फैसले को हम ये डेफिनेटली बोल रहे हैं कि कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन रिलीजियस गैदरिंग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्लेटफॉर्म फॉर इंसाइटमेंट, हेट स्पीच या प्रोवोकेशन के लिए यूज किया जाए। तो अगर आप सिर्फ उसे रिलीजियस एस्पेक्ट से यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा, पर कहीं आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फोर्सफुल कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही कोर्ट ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ये था हमारा केस ऑफ मुनज़्ज़र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे आर्टिकल 25 को मिली एक पावरफुल इंटरप्रिटेशन और रोक लगी स्टेट के आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस से। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा तो हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर था, पर लास्ट ईयर उत्तराखंड बना पहला ऐसा स्टेट जिसने एक प्रॉपर कानून लागू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, राइट? उत्तराखंड ने अपने आप में एक बहुत ही हिस्ट्री बनाई थी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जहां पर अभी हम मानते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज मतलब कि मैरिज से रिलेटेड लॉज, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉज, डाइवोर्स या तलाक से रिलेटेड लॉज, ये हर रिलीजन के अलग अलग रहते हैं। जैसे हिंदूज में ये गवर्न होंगे हिंदू मैरिज एक्ट से या हिंदू अडॉप्शन एक्ट से, मुस्लिम्स में ये कुछ कुछ कस्टम से या कुरान से गवर्न होते हैं, एंड साइमल्टेनियसली जो कुछ है वो लेजिस्लेशन से गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर इन डिफरेंस ऑफ एस्पेक्ट्स को देखते हुए कई बार बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, जैसे कि बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द आंसर फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग, एंड इट्स टाइम कि हम आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ ध्यान दें। अगर हम
सरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखे, 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखे जिसमें ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, सरला मुद्गल का केस जिसमें बाइगमी को डिस्कस किया गया था। अभी रिसेंटली एक और केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मुस्लिम विमेन को जो इनहेरिटेंस है वो हाफ मिलता है इन कंपैरिजन टू द मुस्लिम मेन, तो ये उनका आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इट्स टाइम दैट वी ब्रिंग इन द एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है काफी ज्यादा हो रहे हैं। सो गुजरात ने यहाँ पर गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रपोज कर दिया है, अच्छा खासा एक डिबेट भी हो चुका है एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। दिस नेम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इन्हीं की ही रिकमेंडेशंस, जो ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस का था, उसी ड्राफ्ट के बेसिस पर इस पूरे बिल को डिफाइन किया गया है। अगर हम प्रोविजंस देखेंगे तो प्रोविजंस मोर और लेस उत्तराखंड बेस्ड ही है, जैसे उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखे थे वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, प्रेजेंट किसने किया था यहाँ पर? सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया था एंड इनका पॉइंट था भाई दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड एक्चुअली जब उत्तराखंड में ये स्टेप आया भी था तो गुजरात ने तभी अनाउंसमेंट कर दी थी दैट वी हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इन फैक्ट अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स सच एज एमपी हैज आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मैरिज एंड डाइवोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक, अब अगर हम सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर एस्पेक्ट प्रोवाइड करना होता है कि क्या वो कंपलसरी है मैरिज रजिस्टर करवाना या नहीं है, एंड मुस्लिम मैरिजेस में भी रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ एस्पेक्ट नहीं है। बट अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड नाउ सबसे पहली चीज, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होगा एक्सेप्ट फॉर द वंस जो शेड्यूल्ड ट्राइब के, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो यहाँ कोई भी मैरिज होती है वो रजिस्टर होनी चाहिए विद इन 60 डेज, और अगर रजिस्टर नहीं होती है तो यहाँ पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 तक की। तो एक टाइम फ्रेम दे दिया ये कहने के साथ साथ कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके लिए। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, 60 डेज का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और कितनी पेनल्टी लगेगी 10,000 की वो भी इंपॉर्टेंट है। देन साथ में यहाँ पे बहुत सी जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे बैन लगा दिया, जैसे कि पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस, फोर्स्ड कोर्स या फ्रॉडुलेंट मैरिजेस के केसेस में 7 इयर्स तक की यहाँ पे सजा हो सकती है। तो एनहांस्ड पेनल्टीज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। पॉलीगैमी एज इन मल्टीपल मैरिजेस, तो जो मुस्लिम्स में द कस्टम ऑफ हैविंग अप टू 4 वाइफ्स वो यहाँ पे कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन के हैं, नाउ इट इज जस्ट 1 मैरिज दैट अ पर्सन कैन हैव। डाइवोर्सेस वैलिड होंगे सिर्फ तभी जब अप्रूव्ड बाय कोर्ट है। तो जो तलाक का सिस्टम है, चाहे वो तलाक हसन है या अहसन है, वो यहाँ पर अब कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। डाइवोर्स तभी माना जाएगा जब कोर्ट ने उसे डील किया है। अगर इनवैलिड डाइवोर्सेस, मतलब अगर आप तलाक हसन या अहसन को यूज करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी यहाँ पर पनिशमेंट हो सकती है अप टू 3 इयर्स। तो यहाँ एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए पनिशमेंट्स अच्छी प्रोवाइड की गई है, विच इज अ स्टेप अहेड ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। विमेन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सच एज हलाला, हलाला होता है जहां पर सपोजिटली ए एंड बी, इसे एक एग्जांपल के साथ डील करते हैं। सपोजिटली ए एंड बी की का निकाह हुआ है, ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन मुस्लिम मैरिज, ठीक है, और निकाह के बाद अब इनका तलाक हो गया है, ठीक है। नाउ ए एंड बी समहाउ आफ्टर सर्टेन टाइम दे फील कि हमें फिर से निकाह करना है। तो यहाँ पर हलाला इज अ प्रैक्टिस जो ये बोलता है कि अब ये लोग फिर से निकाह नहीं कर सकते। निकाह कब हो सकता है, जब जो वाइफ है वो यहाँ पर किसी और के साथ पहले निकाह करे, इन्वॉल्व्स इन अ सेक्सुअल रिलेशन, और यहाँ पर इसके तलाक के बाद अब
वापस से आप इस पर्सन से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकाह हलाला इज अ प्रैक्टिस जहां पर तलाक के बाद रीमैरिज नहीं हो सकती है विद द सेम पर्सन, यू हैव टू मैरी समवन एल्स, इन्वॉल्व इन अ फिजिकल रिलेशन एंड देन यू कैन मैरी द सेम पर्सन, राइट। तो ये चीज कंप्लीटली बैन कर दी गई है एंड विमेन को राइट टू रीमैरी आफ्टर डाइवोर्स कर दिया है विदाउट कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की डिग्निटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ये प्रोविजन उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी था, यहाँ भी है। आगे चलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए भी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट वाज ब्रॉट इन बाय उत्तराखंड, वही गुजरात ने यहाँ फॉलो किया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया लिव इन रिलेशनशिप्स को बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड लिव इन रिलेशनशिप्स। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर नहीं किया गया तो 3 मंथ्स तक की सजा हो सकती है या 10,000 तक का फाइन। यहाँ पे अगर 18 to 21 ईयर्स के हैं तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। एंड लीगल प्रोटेक्शंस होंगी, लीगल प्रोटेक्शंस इन द सेंस दैट बाय एनी चांस दिस सेपरेट एंड अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, तो ऐसे केसेस में इनहेरिटेंस राइट्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रिलेशनशिप खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया है, तो बाद में यहाँ पर लड़की को मेंटेनेंस भी मिल सकता है। दिस इज अगेन वेरी सिमिलर टू द प्रोविजंस जो उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में थे। एंड साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप से जो भी चिल्ड्रन आर बोर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप्स, उन्हें लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह यहाँ पे इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे, बट नॉट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो उन्हीं एस्पेक्ट्स को यहाँ फॉलो किया गया, ठीक है। It is going to be equal for daughters and sons. तो Hindus में this aspect was already applicable after the judgments and as well as after the amendment. पर यहाँ पे मुस्लिम लॉ में definitely it is going to impact. Then a common framework across all communities for gender justice and social reforms. सबसे important चीज, scheduled tribes will be excluded from any particular application because scheduled tribes, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ते हैं सेक्शन 2 अगर आप पढ़ेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे हिंदू मैरिज एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस वाज अगेन समथिंग वेरी सिमिलर जो उत्तराखंड में भी था, यहाँ भी है, ठीक है। चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट केस, चिंतदा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस वाज द बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा एंड जस्टिस मनमोहन। इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहोल्ड करते हुए अगेन एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया जो कहीं ना कहीं सही भी है पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिस्प्यूटेड भी लग रहा है टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब यहाँ पर पूरा मुद्दा क्या है उसे पहले समझ लेते हैं। तो मुद्दा ये है कि चिंतदा आनंद, दिस पर्सन वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश, राइट, एंड ये एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में दिस पर्सन वाज बोर्न, ठीक है। एंड मडिगा वाज अ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ऑफ आंध्र प्रदेश, सो ही वाज बोर्न इनटू दैट। एंड देन कुछ 8 से 10 साल पहले, आज से, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए फॉर एनी XYZ रीजंस। एंड इन दीज 10 years वो चर्च के पास्टर की तरह काम भी कर रहे थे। सो ही हैज बीन फॉलोइंग अप क्रिश्चियनिटी एवर सिंस। बट 2021 में उन्होंने ये एलिज किया कि बहुत से जो लोग हैं वो उन्हें असॉल्ट कर रहे हैं, उनके जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का कास्ट है उसके बेसिस पे काफी ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं और उनको मारा पीटा भी गया, डेथ थ्रेट्स भी दिए गए। तो एक FIR फाइल हुई, चार्जशीट भी फाइल हुई और यहाँ पे अच्छे खासे विटनेस थे, देयर वर लॉट ऑफ समवेयर अराउंड 15-16 विटनेसेस, राइट। और मेडिकल रिपोर्ट्स भी यहाँ सबमिट की गई जिसने सब्सटैंशिएट किया कि इनको मारा पीटा भी गया था। एंड दीज विटनेसेस सब्सटैंशिएटेड कि हाँ उन्हें शेड्यूल कास्ट होने की वजह से बहुत सारे अब्यूजेस किए गए। तो यहाँ पर जब केस पहुंचा तो ये देखा गया कि तहसीलदार के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें अभी भी उन्हें डिस्क्राइब किया गया था एज हिंदू मडिगा। यहाँ पे कन्वर्जन के बाद भी रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए थे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रोविजंस को समझें तो प्रोविजंस में सबसे पहला जो प्रोविजन हमारे लिए समझने का है दैट इज आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पूरे केस का सार यहीं से निकलता है। आर्टिकल 341 क्या बोलता है? नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू
सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 341 से कोई भी ऐसा पर्सन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन कैन बी फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, और किसी भी रिलीजन के पर्सन को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का नहीं माना जाएगा। इसी के बेसिस पे हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 है, जिसका क्लॉज 3 देखो क्या कह रहा है। क्लॉज 3 भी एग्जैक्टली यहां पर यही बात कर रहा है। जो क्लॉज 3 है उसने भी एग्जैक्टली यही बात की है कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के लोगों को लिमिटेड है। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं चाहे अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी किसी और रिलीजन में, तो आपके अब आपके साथ ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंटिन्यू नहीं करेगा। आर्टिकल 366(24) ये बोलता है कि शेड्यूल कास्ट उन लोगों को माना जाएगा जिन्हें प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, और प्रेसिडेंट भी यहाँ पर इन्हीं रिलीजन्स के अकॉर्डिंग नोटिफाई करते हैं। एंड देन हमारे देश में एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, जिसके कुछ सेक्शंस हैं जो पनिश करते हैं उन लोगों को जो किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की तरफ, चाहे कास्ट अब्यूजेस हैं, चाहे उनको इंसल्ट करना है, इन सारी चीजों को सीरियसली पनिश करते हैं। ये एक्ट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी वक्त से दिस एक्ट हैज बीन मिसयूज्ड, राइट। तो यहाँ पर जब ये पूरा मैटर हुआ और एक एफआईआर फाइल हुई, तो एफआईआर इसलिए फाइल हुई क्योंकि आईपीसी के तहत यहाँ पर असॉल्ट किया गया, SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कास्ट अब्यूजेस किए गए, उनको पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया गया, राइट, और साथ में उन्हें मारा पीटा गया। तो इन सब ग्राउंड्स पे यहाँ पर केस बना और चार्जशीट फाइल हुई। पर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इन कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे अलग ही मानना था। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया प्रिंसिपल गुंटूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस वाई मोहन राव के केस को, जिसमें ये बोला गया कि कन्वर्जन रिमूव्स कास्ट डिसेबिलिटीज टाइड टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के एस्पेक्ट में ये कास्ट प्रोविजंस है, तो अगर आप कन्वर्ट हो गए हैं तो आपके जो भी कास्ट डिसेबिलिटीज हैं वो वहीं पे एंड हो जाती हैं। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस ऑफ CM अरमुंगम, यहां भी कोर्ट ने बोला कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस एंड हो जाएगा ऑन द कन्वर्जन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अल्टीमेटली बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के जो डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया और क्लियरली ये बोला कि कन्वर्जन मतलब ऑटोमेटिक लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। Once the appellant converted to Christianity, the caste status which he earlier enjoyed stood eclipsed in the eyes of law. This was remark of the judges. And साथ में ये भी क्लैरिफाई किया गया कि कन्वर्जन पे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस डेफिनेटली जा सकता है बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू अ कास्ट एज पर द रिलीजन, पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हमेशा रहेगा नो मैटर आप कौन से रिलीजन से कनेक्टेड हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये जो रूलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट पे लग रही है, शेड्यूल ट्राइब पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया कि ये जो हमारा क्लॉज 3 है इसमें कोई भी एक्सेप्शन की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली गिवन है हिंदूज, बुद्धिज्म और सिख्स, सिर्फ इनको बिलोंग कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और किसी को बिलोंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिकन्वर्ट भी करते हैं और सिर्फ इस इंटेंट से नहीं करते हैं कि चलो वापस से शेड्यूल कास्ट बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे, अगर आप रिकन्वर्ट भी करते हैं और आप एक जेन्युइन रीजन दिखा सकते हैं तभी इस केस को वापस से देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं देखा जा सकता। अब क्योंकि दिस पर्सन डिड नॉट बिलोंग टू द SC कैटेगरी तो ऑब्वियसली यहाँ पर SC/ST एक्ट प्रोविजंस अप्लाई नहीं कर सकते। एंड other than Hinduism, Sikhism or Buddhism, a person cannot simultaneously profess and practice a religion and claim membership of a scheduled caste. तो यहाँ only अगर आप again हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं तभी शेड्यूल कास्ट स्टेटस यहाँ पर फॉलो होगा, अदरवाइज और किसी रिलीजन के साथ ये शेड्यूल कास्ट स्टेटस टैग नहीं होता है। According to the Constitution Schedule Castes Order 1950 Clause 3 and according to the current judgment as well. तो इसको एक
इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की तरह डेफिनेटली आगे जाके माना जा सकता है, ठीक है, जहां पर रिलीजन को कास्ट के एस्पेक्ट से कनेक्ट किया गया. So this was all about this particular session. I hope you guys enjoyed the session. और 2 जजमेंट्स और एक गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अब इस हफ्ते हमने समझ के 1-2 पॉइंटर्स तो क्वेश्चंस के लिए अपने एग्जाम्स के लिए सॉर्ट कर लिए. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द केसेस इन सच फन मैनर तो करना क्या है, बस कॉल करना है 6363286363 पे एंड आपको यूज करना है द कूपन कोड LEACYT जिसके थ्रू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% का ऑफ एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ for CLAT PG, ALET PG, CVT PG, IIT KGP, ILI, Delhi LLM courses, right? जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस जो आगे रिकॉर्डेड की तरह अवेलेबल भी रहती हैं, आपको यहाँ एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, साइमल्टेनियसली केस क्लासेस, केस लॉ क्लासेस, यहाँ पे तो हम बस कुछ ब्रीफ डिस्कशंस कर रहे हैं, पर एवरी सैटरडे केस लॉ क्लासेस आर हेल्ड जहाँ पे हम इंटरेस्टिंगली सारे केसेस को डील करते हैं. मॉक टेस्ट्स आपको मिलने वाले हैं, हर चैप्टर के हर टॉपिक के यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट्स मिलने वाले हैं और सबसे अच्छी बात 1-on-1 मेंटरशिप्स जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फैकल्टी से. सो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 6363286363 and we'll be there for you. Right? So this was all about this session, guys. Happy weekend and I'll see you next Saturday. Bye bye, take care and a very happy weekend.